हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय आकांक्षा। आई होप आप सब ने पिछली वीडियोस देखी होंगी और जिन्होंने नहीं देखी हैं तो आई रिकमेंड कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले लेक्चर ज़रूर कवर करो। हम लोगों ने न्यू सीरीज़ है जो कि टॉपोलॉजी पे बेस्ड है वो स्टार्ट की हुई है। उसके अंडर हम लोगों ने 3 लेक्चर कवर किए हैं, जिसमें से पहला तो इंट्रोडक्शन लेक्चर था कि हम लोग कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने सेट थ्योरी के टॉपिक स्टार्ट किए हैं। अब सेट थ्योरी हम लोगों ने क्यों किया ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हमारा जो टॉपोलॉजी है ना वो सेट थ्योरी और मैट्रिक स्पेसेस इन दोनों चैप्टर्स पे बेस्ड है। मतलब अगर हमें ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से आते होंगे तो हमें टॉपोलॉजी को समझने में बहुत इजी रहेगा। हालांकि सेट थ्योरी हम लोगों ने जो स्टार्ट किया उसमें से हम लोग सबसे पहले सेट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। मतलब जितना भी आप लोगों ने +1 से लेकर अब तक सेट्स के बारे में पढ़ा ना, हम लोगों ने वो सबको गो थ्रू किया। जितना हमें ज़रूरी था हम लोगों ने वो पोर्शन कवर किया। ठीक है, आप मेरे पिछले लेक्चर्स को व्यू करो, आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी उसमें, क्योंकि वो आप सबके लिए सिर्फ एक रिवीजन लेक्चर्स ही हैं वो दोनों, जिसमें आप सेट्स को दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और आज हम लोग सेट थ्योरी का 3rd लेक्चर स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशन, फंक्शन, ये सब आप लोग +1 से पढ़ते आ रहे हो, +1 +2 से। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ उन सबको गो थ्रू करने वाले हैं, क्योंकि यही हमारा जो बेसिक है ना वही फॉर्म करेंगे टॉपोलॉजी का। ठीक है गाइस, तो हम लोग जितना भी टॉपिक यहाँ पे कवर करते हैं वो सब जितना हमें ज़रूरी है ना हम लोग उतना पोर्शन ही उठाते हैं। रेफरेंस बुक की अगर बात करूँ तो मैंने डॉक्टर पीके, मेरे को पूरा नाम याद नहीं आ रहा है बट हाँ डॉक्टर पीके शर्मा की बुक है जिसको हम लोग रेफ़र कर रहे हैं। पिछले दोनों लेक्चर्स भी मैंने उसी में से करवाए हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही लेनी है, जो भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हो। इसका कोई भी एडिशन ले सकते हो, ज़रूरी नहीं लेटेस्ट ही लेना है। और अगर जो स्टूडेंट्स नहीं भी लेना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही सेट थ्योरी कंप्लीट होगा उसके प्रॉपर नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करूँगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो नेम है वो भी मैथमेटिक्स बाय आकांक्षा के नेम से है, और उसका जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें आपको। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं बाय करनी है, सारे नोट्स में प्रोवाइड करूँगी, बट अनटिल एंड अनलेस जो स्टूडेंट्स बाय करना चाहते हैं वो लोग डॉक्टर पीके शर्मा की बुक को एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की कि सेट थ्योरी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग मैट्रिक स्पेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव टू टॉपोलॉजी। ठीक है गाइस, तो इतना आई थिंक अभी क्लियर है। तो पिछले दोनों लेक्चर्स को प्लीज़ व्यू कर लेना क्योंकि ज़रूरी ही रहेगा। ठीक है, तो ईजी रहेगा आप सबके लिए, मुझे एज इन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेट्स का है तो एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो अब हम लोग रिलेशंस पे मूव करते हैं। आज हम लोग रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियोस को लाइक भी करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी है आप लोग इजीली मुझे कमेंट कर सकते हो। कोई भी चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आ रही है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप जितना ईजी हो सकूँ चीज़ों को आपके लिए प्रेजेंट करूँ। और अगर बाई चांस आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प आई। ओके गाइस, तो अब हम लोग रिलेशंस पे मूव करते हैं। हम लोग जो रिलेशंस है वो भी डॉक्टर पीके शर्मा उन्हीं की बुक को फॉलो करेंगे। ठीक है, सेट्स भी हम लोगों ने इसी बुक में से कवर आउट किया था। अब रिलेशंस भी हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो यही चीज़ है कि रिलेशन होता क्या है। प्रॉपर डेफिनेशन में जाने से पहले ना कुछ टर्म्स हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है, ईजी हैं कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग पहले वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब जैसे सबसे पहली टर्म कौन सी, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। हम लोगों ने पिछले सेट्स की वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, हम लोग फिर से एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, वो एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ नॉन एम्प्टी सेट्स पे होता है। अगर कोई सेट एम्प्टी आ जाए ना तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी हो जाता है, उस पर वैलिड ही नहीं होता कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो मतलब जो भी 2 सेट आप लोगे ना जिसके ऊपर भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करवाना है वो हमेशा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज यहाँ पे m और n, मैंने 2 सेट्स ले लिए, इनके बीच में क्या है क्रॉस, m क्रॉस n, ये क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करने का तरीका। ठीक है, और जो पहले एलिमेंट जैसे b1 b2 b1 b2, ये b1 के जो b वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सारे पहले एलिमेंट जो पहले हम लोग लिखेंगे ना उसी के एलिमेंट्स होंगे, यानी m के। पीछे वाले जो y की पोजीशन पे होंगे एलिमेंट्स वो किसको बिलोंग करेंगे, n को बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब ये प्रॉपर क्या हो गया, एक ऑर्डर्ड पेयर, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, तीसरा, और ये चौथा ऑर्डर्ड पेयर होगा।
ठीक है। अब सेकंड क्या है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कहते हैं अब 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर हम लोग ले लें तो वो इक्वल कब होंगे। सपोज यहाँ पे मैंने 2 ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, ये मेरे इक्वल कब होंगे, जब A1 A2 के इक्वल हो जाए और B1 B2 के इक्वल हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि 2 ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल है। ठीक है गाइस, अब नोट देख लेते हैं। कहते हैं अगर सपोज 2 सेट है मेरे पास A और B, अगर मेरा A 5 है या फिर B 5 है, दोनों में से अगर एक भी 5 है ना, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, 5 होगा। तभी हमने बोला ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो नॉन एम्प्टी सेट्स पे एप्लीकेबल होता है, ना कि हमारे एम्प्टी सेट पे। ठीक है, ये तो हमने बात की 2 सेट की। अगर सपोज करो 3 सेट आ जाए A B और C, अब तीनों का जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ना, वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जब आप इंडिविजुअल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे वो किसके इक्वल आएगा, अगर पहले हम लोग A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के सेकेंड टाइम में C के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कहते हैं कि सपोज R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हम लोग रियल नंबर्स को किसके साथ डिनोट करवाते हैं, कैपिटल R के साथ डिनोट करवाते हैं। ठीक है, तो अब R क्रॉस R, यानी कि रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद रियल नंबर्स के साथ ही अगर हम लोग करवाएंगे तो वो कैसे हो जाएगा, हम लोग उसको R² लिख सकते हैं। R क्रॉस R वो इस तरीके का रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर मैं R का R के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा रही हूँ, तो जो भी एलिमेंट हमारे ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे वो भी तो R को ही बिलोंग करने वाले हैं, यानी कि X और Y दोनों मेरे R को ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, X और Y 2 कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, तो ये 2D स्पेस बनेगी मेरी। ठीक है, और हम लोगों ने जैसे देखा कि ये क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। सिमिलरली वही चीज़ है कि X, Y को अगर हम लोग क्लोज ब्रैकेट में डाल दे तो वो क्या बनेगा, एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ठीक है, हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर देख लिया। अब सपोज यहाँ तो हमने 2D स्पेस की बात की थी, अगर 3D स्पेस में आ जाए, मतलब 3 बार R का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दो। ठीक है, तो डेफिनेटली जो X Y Z कोई भी एलिमेंट्स हम लोग लेंगे वो R को ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, अगर 2 की बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर, अगर 3 की बात करें तो क्या बनेगा, ट्रिपलेट। ठीक है गाइस, तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब हम लोग मूव करते हैं रिलेशंस की डेफिनेशन पे कि रिलेशन आफ्टर ऑल है क्या। ठीक है, अब लेट A एंड B बी 2 सेट्स, हम लोगों ने कोई भी रैंडमली 2 सेट ले लिए A और B। अब देन रिलेशन फ्रॉम A टू B इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और A क्रॉस B क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि अगर A और B हमारे पास कोई 2 सेट गिवन है, इन दोनों सेट का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लें। ठीक है, और फिर जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा उसका भी कोई सबसेट हम लोग उठा लेना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देके देखते हैं। ठीक है, सपोज A और B 2 सेट है मेरे पास, मैंने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करवाया, यानी कि A क्रॉस B करवाया। अब सबसे पहले एलिमेंट्स किसके लिखे जाएंगे, A के ही लिखे जाएंगे, और Y की पोजीशन पे एलिमेंट्स किसके आएंगे, B के आएंगे। तो अगर मैं इसका कोई छोटा पोर्शन ले लूँ, सपोज पहले 4 एलिमेंट ही ले लूँ, वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन गया A क्रॉस B का मेरा। ठीक है, अब अगर वो सबसेट बन गया, उस सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। दस R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B विच इज वेयर R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देन वील रिप्रेजेंट R। तो अगर हम लोग रिलेशन की डेफिनेशन को अगर आपको मैनुअली समझ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें सेट गिवन होने चाहिए, उन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लो, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक कोई भी सबसेट उठा लो, जितने मर्जी एलिमेंट्स के एक सबसेट उठा लो, वो हमारा क्या होगा, R होगा। और जो भी सबसेट आप लोगे ना उसको कर्ली ब्रेसिस में प्रेजेंट करवा दो, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा रिलेशन बन जाएगा। अब जरूरी नहीं कर्ली ब्रैकेट्स में ही देना, रिलेशंस को भी रिप्रेजेंट करवाने के हमारे पास 4 तरीके हैं। अब अगर हम लोग देखें कि रिलेशन को हम लोग कौन कौन से वेज में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, सबसे पहले तो रोस्टर फॉर्म सेट्स में डिस्कस की थी ना, जो भी एलिमेंट है उनको कॉमा डाल के कर्ली ब्रेसिस में डाल दो। सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी हम लोग सेट में डिस्कस करके आए हैं कि एक्स हमारा कोई भी एक एलिमेंट है, कॉलन और फिर उसकी डेफिनेशन, जो भी उसके ऊपर कंडीशंस हमको अप्लाई करनी है। एरो डायग्राम की तरीके से भी आप लोग हमारे अपने रिलेशंस को डिफाइन करवा सकते हो, यानी कि ए का रिलेशन बी से। फिर आती है लेटेस्ट डायग्राम, लेटेस्ट डायग्राम की हेल्प से भी आप रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें ग्राफ पे डिफाइन करवाना है हमारा रिलेशन। ठीक है गाइस, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हों आप सबको। फिर 2 डेफिनेशंस और देख लेते हैं, डोमेन और रेंज की। अब डोमेन क्या होता है, जो भी एलिमेंट आप एक्स की पोजीशन पे लिखते हो ना, वो सारे कौन से होते हैं, डोमेन होते हैं। जैसे सपोज मेरे को कोई रिलेशन डिफाइन किया ए और बी से, तो ए वाले जो एलिमेंट्स हैं ना वो क्या होंगे, मेरे डोमेन हो जाएंगे।
अब रेंज क्या होता है, अब कोडोमेन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। कोडोमेन क्या होता है, डोमेन तो हमें पता लग गई कि ए हमारी डोमेन होगी, बी ए क्रॉस बी यानी पीछे कौन सा वर्ड आ गया, बी, यानी बी में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ना वो सारे मेरे क्या होंगे, कोडोमेन होंगे। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं। अब ए के एलिमेंट्स जिन भी एलिमेंट्स के मतलब जिन एलिमेंट्स के साथ भी रिलेशन डिफाइन करेंगे ना बी का, वो सारे किस में आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे। एक बार एग्जांपल लेके देख लेते हैं इसको भी। तो अब अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो ये मैंने एक एग्जांपल डिफाइन की है। जैसे सपोज मैंने दो सेट ले लिए ए और बी, मैंने एरो डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ए मेरे पास जो सेट है उसमें 4 एलिमेंट लिए मैंने, 1 2 3 4। वैसे ही मेरे पास जो बी सेट है उसमें भी मैंने 4 एलिमेंट लिए हैं, 5 6 7 8। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेरी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम ही होंगे। ठीक है, तो डोमेन की बात करें तो सबसे पहले डोमेन क्या होगी, ए में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे मेरे क्या हो जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे। ठीक है, यानी 1 2 3 4 ये मेरी डोमेन है और इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में डिफाइन किया है। ठीक है, अब आ जाओ कोडोमेन में। कोडोमेन में जो भी एलिमेंट्स बी के होंगे ना, ठीक है, वही मेरे पास क्या फॉर्म कर जाएंगे, कोडोमेन में। 5 6 7 8 ये मेरी कोडोमेन है। अब यहाँ पे आप बोलो कि भाई बी को हम लोगों ने डोमेन क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने बात की है ए क्रॉस बी की, तो जो एलिमेंट पहले लिखा होता है ना उसी के एलिमेंट्स हम लोग डोमेन में डालते हैं और जो पीछे हम लोगों ने लिखा होता है उसके एलिमेंट जाएंगे कोडोमेन में। सिमिलरली अगर आप बी क्रॉस ए की बात करोगे तो बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे डोमेन में और ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे कोडोमेन में। ठीक है, अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज क्या होती है, ए के जितने भी एलिमेंट्स मतलब ए के जो भी एलिमेंट्स बी के जितने भी एलिमेंट्स के साथ मैप हुए हैं ना, सिर्फ वो एलिमेंट्स रेंज में आते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो 1 की मैपिंग 6 के साथ है, 2 की 7 के साथ और 3 की 5 के साथ। 8 के साथ तो किसी की भी मैपिंग नहीं है, तो इट मीन्स 8 है वो रेंज में नहीं जाएगा। रेंज में वही एलिमेंट्स आएंगे जिनके साथ मैपिंग डिफाइन की गई है, यानी 5 6 और 7। आई होप आप सबको डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों डेफिनेशंस क्लियर होंगी। ठीक है गाइज अगर अभी तक आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एज वेल एज जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हो ना यार मेरी वीडियोस को प्लीज़ करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी इस चैनल के बारे में पता लगे और उनकी भी स्टडी में हेल्प हो सके। ओके गाइज, तो गाइस मैंने आप सबको काफ़ी अभी चीज़ें बताई, जैसे रिलेशन के बारे में बताया, डोमेन, रेंज, इन सब के बारे में बताया। ठीक है, वही चीज़ें हमारी इस बुक में भी है कि रिलेशन क्या होता है, फिर इन लोगों ने डिफाइन कर दिया डोमेन और रेंज क्या होता है। हम लोग एक बार बुक में भी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या चीज़ दी हुई है। अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि दो सेट है ए और बी, ठीक है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करो और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट ले लो तो वो क्या बनेगा, रिलेशन बन जाएगा। देयरफॉर ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। डेफिनेटली हमारे पास ए और क्रॉस में ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में किस किस के एलिमेंट है, ए और बी के, तो जो भी आप सबसेट लोगे उसमें ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे और वो ऑर्डर्ड पेयर किसको बिलोंग करेंगे, ए और बी को ही करेंगे। If R is a relation from a set A to a set B, अगर R कोई रिलेशन है सेट A से लेकर सेट B तक, एंड इफ A, B बिलोंग्स टू R, यानी R क्या है, एक रिलेशन है सेट A से B, और ये जो A, B हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो जो A है वो किसको बिलोंग करेगा, पहला एलिमेंट ए को, पीछे वाला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, बी को। देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब तब हम बोल सकते हैं कि जो ये ए है वो किसको रिलेटेड है, बी को रिलेटेड है। और अगर ये बी को रिलेटेड है हम लोग उसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज ए कैपिटल आर बी, यानी ए इज रिलेटेड टू बी। ये इस ऑर्डर्ड पेयर की एक नोटेशन दी गई है। ठीक है, अब सपोज अभी तो हम लोगों ने केस डिस्कस किया कि अगर मेरा ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन को बिलोंग करता है, सपोज मेरा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग ही ना करे, देन वी से दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। अब ए नॉट रिलेटेड टू बी को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे, आर के ऊपर एक स्लैश देके। ठीक है गाइज, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट, इफ बी इज इक्वल्स टू ए, अगर हमने दो सेट लिए थे ए और बी, ठीक है, अगर मेरा जो बी है वो ए के इक्वल हो जाए तब हम लोग क्या बोलते हैं, देन आर, यानी देन रिलेशन इज कॉल्ड अ रिलेशन इन ए। अगर बी और ए आपस में इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि जो रिलेशन है वो ए को डिफाइन किया गया। ठीक है गाइस, चलो अभी नोट देख लेते हैं। नोट भी हम लोगों ने डिस्कस किया, सिंस फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस
ए। अब हम लोगों ने सेट्स में चीज़ डिस्कस की थी कि जो फाई है, ठीक है, हर सेट में एक फाई एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा। आप जितने मर्जी सेट्स बना लो, बड़े बना लो, छोटे बना लो, फाई हमेशा एक सेट का एलिमेंट रहने ही वाला है, ठीक है। तो कहते हैं अगर मैंने ए क्रॉस बी निकाला, ठीक है, तो डेफिनेटली फाई उसका भी एक एलिमेंट होगा। देयरफॉर द नल सेट फाई इज अ रिलेशन इन ए कॉल्ड द वॉइड रिलेशन इन अ सेट ए। कहते हैं अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में फाई आ जाए तो इट मीन्स हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो ए में, ए के ऊपर ही तो डिफाइन किया गया ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ए के ऊपर वो जो रिलेशन है वो क्या है, खाली है, यानी कि एम्प्टी है, वॉइड है। नेक्स्ट नोट, सिंस एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी हम लोगों ने सेट में केस पढ़ा था कि हर सेट खुद का सबसेट होता ही होता है। देयरफॉर ए क्रॉस ए इज ऑल्सो अ रिलेशन इन ए कॉल द यूनिवर्सल रिलेशन इन अ सेट ए। तो क्या बोल रहे हैं, ए कोई सेट गिवन था, मैंने ए के ऊपर ही कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस ए ही फाइंड कर दिया। अब हर सेट खुद का सबसेट होता है तो इट मीन्स ए क्रॉस ए भी खुद का एक सबसेट होगा। तो इट मीन्स अगर वो खुद का पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर खुद का ही सबसेट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन इन अ सेट ए। यानी जिस सेट के ऊपर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन इन अ सेट ए, ठीक है। अब नेक्स्ट द रिलेशन आर, अब एक रिलेशन आर डिफाइन किया जिसमें ए कॉमा यानी कि सेम एलिमेंट, यानी सपोज 1,1 2,2 वैसे ही, ठीक है। तो ए कॉमा ए है जिसमें ए किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन आर इज इन अ सेट ए इज कॉल्ड दी आइडेंटिटी रिलेशन इन ए। मतलब अगर सपोज कोई ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ जाए ना जिसमें 1,1 या 2,2 मतलब सेम एलिमेंट्स होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, जिस सेट में भी वो एलिमेंट प्रेजेंट कर रहा है उसका नेम, ठीक है गाइस। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ डोमेन एंड रेंज, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, अगर आर कोई एक रिलेशन है सेट ए में से सेट बी तक का, ठीक है, देन द सेट A, B belongs to R is called the domain of R and the set B is called the range of R। अब हमारे पास सपोज कोई ऑर्डर्ड पेयर बना A, B, ठीक है, उसमें से जो पहला एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, A को बिलोंग करेगा, क्योंकि A क्रॉस B की बात हो रही है यहाँ पे, पहला एलिमेंट A को बिलोंग करेगा और A आगे है तो इट मीन्स A किसको बिलोंग करेगा, डोमेन को, B पीछे है तो वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगी, ठीक है गाइज। मैंने पहले ही इसीलिए एग्जांपल्स दे दिए आप सबको ताकि आपको ये डेफिनेशंस में ना कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात यूज़ ही ना करनी पड़े। मैंने इतनी ईजी तरीके से आपको वो एग्जांपल्स दी है ना कि आप बहुत ईजिली समझ लोगे, अच्छा क्या डोमेन है, क्या रेंज है, क्या कोडोमेन और रिलेशन क्या होता है। आपको इतनी साइंटिफिक मतलब इतनी टेक्निकल डेफिनेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ मतलब समझना है और मतलब अगर समझ में आ जाए ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर आगे, ठीक है गाइज। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए दे दिया, बी दे दिया, उसका एक रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। और रिलेशन क्या दिया हुआ है हमें, इज डिफाइंड बाय ओपन सेंटेंस एक्स इज लेस देन वाई। एक्स इज लेस देन वाई का क्या मतलब होता है, ठीक है। फाइंड द रिलेशन आर एंड दिस डोमेन एंड रेंज, मतलब पहले रिलेशन पता करना है, फिर डोमेन बतानी है, फिर रेंज बतानी है। अब इसको देख लेते हैं। वैसे मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया आप सबको, ये वही दो सेट है जो एग्जाम्पल में गिवन है, ए और बी, ठीक है। सबसे पहले तो रिलेशन फाइंड करना है। अब हम लोगों ने वो जो एक प्रोसीजर देखा था ना, ठीक है, उसको दिमाग में रखना है हमेशा। सबसे पहले तो सेट की बात होगी, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो। अच्छा, अब ए और बी दो सेट दे दिए, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। मैंने निकाल लिया था, ये रहा मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, सबसेट फाइंड करना है। तो इसका कोई भी सबसेट ले लो, जैसे मैंने कोई भी सबसेट उठा लिया इसका, ठीक है। अब वो सबसेट क्या कहलाएगा, मेरा रिलेशन कहलाएगा। अब यही चीज़ है यहाँ पे भी, ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। फिर इन्होंने बोला, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रिलेशन वो होना चाहिए जिसमें जो एक्स है यानी पहला एलिमेंट है ना दूसरे से कम हो, तभी वो रिलेशन होगा। अच्छा चलो, अब ये एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है। अब वो एलिमेंट इसमें से उठाओ जो एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब 1 है, 1 से कम है, नहीं है, 1 3 यस, कंडीशन सेटिस्फाइड। 2 और 1 नहीं, इसमें तो एक्स बड़ा हो गया वाई से तो नहीं होगा। 2 और 3 कंडीशन सेटिस्फाइड, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें कंडीशन सेटिस्फाइड है, इन दोनों में भी नहीं है, इसमें कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो ये क्या हो गया, मेरा रिलेशन हो गया, डन। अब दूसरी चीज़ इन लोगों ने क्या फाइंड करने को बोला था कि डोमेन क्या होती है वो बताओ। अब डोमेन हम लोगों ने डिस्कस की, जो पहले एलिमेंट यानी एक्स की पोजीशन पे जो एलिमेंट्स वो लिखो। 1 है, 1 है, 1 एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये मेरी डोमेन हो गई। रेंज क्या होती है, जो y की पोजीशन पे एलिमेंट्स, तो 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 3 5 5 5 नहीं, तो मतलब 3 और 5,
ठीक है, ये क्या हो गई, मेरी रेंज हो गई। आई होप आप सबको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। आपको इस कंडीशन के ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाओ। लेट ए इक्वल्स टू दिस, ये एक सेट दे दिया ए, फाइंड द रिलेशन इन आर डिफाइंड बाय एक्स डिवाइड वाई, यानी कि जो एक्स है ना वो वाई को क्या करना चाहिए, डिवाइड करने वाला होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब एक सेट है ए, अब ए क्रॉस है, यानी इसी सेट का इसी के साथ दोबारा से फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करो तो मेरे पास ये एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। कंडीशन क्या दे दी, एक्स डिवाइड करना चाहिए वाई को। अब ऐसे कौन कौन से हैं एक्स जो वाई को डिवाइड कर रहे हैं, 1 है, 1 को डिवाइड करता है, सेटिस्फाइड। 1 2 को भी करता है, 3 को भी करता है। 2 क्या 1 को डिवाइड करता है, नहीं करता, तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। 2 और 2 सेटिस्फाइड। 2 क्या 3 को डिवाइड करता है, नहीं करता, क्रॉस। 3 1 को करता है, नहीं करता, क्रॉस। 3 2 को भी नहीं करता, 3 3 को करता है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड। तो मतलब जो चीज़ पूछी थी हम लोगों ने उसके हिसाब से अपना रिलेशन है वो डिफाइन कर दिया यहाँ पे। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन क्या है कि अब हम लोगों ने रिलेशंस पढ़ लिया, रिलेशन होता क्या है। अब हम देखेंगे कि रिलेशन की टाइप्स भी कितनी है। मेजरली रिलेशन की जो टाइप्स है हमारे पास, वो सबसे पहले कौन सी है, रिफ्लेक्सिव टाइप है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, चलो एग्जाम्पल देते हैं तो ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक है, जो भी टाइप्स है हमारी रिलेशन की। तो ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है ना कि एलिमेंट जैसे एक्स और वाई पोजीशन के जो एलिमेंट है ना वो सेम होने चाहिए। अब अगर मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखूँ तो इसमें 1 और 1 यहाँ पे आ रहा है, तो ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव है। 1, अब 1 और 1 आ गया। 2 और 2 है क्या मेरे पास, 2 और 2 नहीं है। हमें सेट को चेक किया करो, ठीक है। 3 और 3 है मेरे पास, चेक करके, हाँ मेरे पास 3 और 3 ये रहा, लिख दिया मैंने। 4 और 4 नहीं है मेरे पास, नहीं बनेगा, ठीक है। तो 1 1 3 3 ये जो भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो अगर सारे एलिमेंट्स हमारे पास रिपीट हो जाएं किसी सेट के, जैसे सपोज यहाँ पे 1 1 3 3 आ गया। अब अगर मेरे पास 2 2 4 4 भी होता ना, तब वो मेरे पास क्या बन जाता, रिफ्लेक्सिव बन जाता। पूरा का पूरा सेट, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है ना एक प्रॉपर उसमें वो होने चाहिए। अब इफ़ a बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स सेट में गिवन है ना उन सब का ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ठीक है गाइस। अब आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, अगर सपोज करो 2 एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 और 2 किसी सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना, तो 2 1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अगर सपोज 1 और 2 तो बिलोंग कर रहा है पर 2 और 1 नहीं कर रहा ना, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर ए और बी है तो बी और ए को भी होना पड़ेगा, ठीक है। अब एंटी सिमेट्रिक पे आ जाओ। सपोज इफ व्हेनेवर, जब भी ए कॉमा बी हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे और बी कॉमा ए भी सेटिस्फाई करेंगे ना, तो ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए। यानी कि अगर सपोज 1 और 2 हमारे को रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 1 भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 1 और 2 है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, जो कि हार्डली पॉसिबल नहीं है। बट इसकी भी एक एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट उसमें दूंगी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव क्या है, अगर सपोज 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, 2 और 3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो 1 और 3 को भी बिलोंग करना पड़ेगा रिलेशन को। अगर 1 और 3 बिलोंग नहीं करेगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। इट मीन्स अगर ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बी और सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो ए और सी को भी बिलोंग करना पड़ेगा रिलेशन को, तभी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा, नहीं तो वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा, ठीक है गाइस। अब इसके बारे में ना एक चीज़ मुझे और क्लियर करनी है आपको, ठीक है, टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में ना अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें, खुद का खुद से रिलेशन, अगर खुद का खुद से रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब हर सेट में फाई बिलोंग करता है ना, और करली ब्रेसेस ये भी एम्प्टी ही होता है, मतलब फाई को ही डिनोट करने का दूसरा तरीका, ठीक है। और फाई है ना वो कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। खुद का खुद से रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, और फाई कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड सिमेट्री, सारे रिलेशन सिमेट्रिक होते हैं सिर्फ उन चंद रिलेशंस को छोड़कर जिसमें x, y एलिमेंट है पर y, x नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, बट सिर्फ उन एलिमेंट्स को छोड़कर जिनका रिवर्स नहीं होता है और रिलेशन में, यानी अगर x और y प्रेजेंट है बट y और x नहीं है। और सिमिलरली जो फाई है ना हमेशा सिमेट्रिक होता है, ठीक है, फाई क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा। सिमिलरली अब ट्रांजिटिव पे आ जाओ, सारे रिलेशन ट्रांजिटिव होते हैं सिर्फ उन चंद एलिमेंट्स को छोड़कर जिसमें x, y और y, z है पर
x, z नहीं है, यानी कि अगर x और y है, y z है, पर x और z नहीं है ना, तो हम लोग उसको ट्रांजिटिव नहीं बोलते। और जो फाई है वो हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, यानी कि सिमेट्रिक और जो फाई है वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है हमेशा, और रिफ्लेक्सिव वो कभी भी नहीं होता। ठीक है गाइस, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसी की एक छोटी सी एग्जांपल है। अगर सपोज ये तो मेरे पास रिफ्लेक्सिव हो गया ना, खुद का खुद से रिलेशन। ठीक है, अब सपोज एक सेट दे दिया मैंने कि भाई 1 और 1, 2 और 2। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल सिमेट्रिक है। अगर मैं ट्रांजिटिविटी की बात करूँ तो ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है। ठीक है, बस 1 और 1 है। ठीक है, और 2 और 2 है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? है, हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि हर रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, हर होगा, सिवाय हमारी जो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते उनमें। ठीक है, अब अगर सपोज कोई रिलेशन है हमारे पास, अगर वो कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, मतलब इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। तब हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है गाइस, तो यही मेरी नेक्स्ट डेफिनेशन भी थी, व्हाट डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोगों ने उसको डिफाइन कर दिया, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सिमिलरली अब ये पूछ रहे हैं कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। अगर कोई सेट रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो वो क्या कहलाएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा। सिमेट्रिक की जगह बस एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, अब ऑर्डर रिलेशन की बात कर लेते हैं। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, को हम लोगों ने कोई सेट ए गिवन है, उसके ऊपर एक रिलेशन आर डिफाइन किया। अब इस आर को हम लोग ऑर्डर रिलेशन या फिर सिंपल ऑर्डर या फिर लीनियर ऑर्डर, ये 3 नाम है, कोई भी हम लोग अगर यूज़ करना है तो कोई भी कर सकते हैं। अगर कंपैरेबिलिटी, नॉन रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी, इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना, तभी वो ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा। अब कंपैरेबिलिटी क्या होती है, फॉर एवरी ए, मतलब एक कोई सेट ए है, उसमें अगर कोई जितने मर्जी जो भी एलिमेंट्स गिवन है, सपोज ए कॉमा बी, कोई 2 एलिमेंट्स गिवन है ए के, और दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, तो या तो ए कॉमा बी हमारा रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, या फिर बी कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, कंपैरेबिलिटी। ठीक है, तब वो हम लोग उसको बोलते हैं कंपैरेबिलिटी। अब नॉन ट्रांजिटिविटी क्या होती है, रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है। रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं, खुद से रिलेशन। अगर खुद से खुद का रिलेशन है, ठीक है, अगर किसी रिलेशन में खुद से रिलेशन डिफाइन नहीं है ना, तो मतलब रिफ्लेक्सिव का ऑपोजिट नॉन रिफ्लेक्सिविटी होता है। अगर ए और ए, फॉर नो ए इन ए डज द रिलेशन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब जो भी एलिमेंट ए, मतलब सपोज जो भी ए में हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर उनका कोई ऑर्डर्ड पेयर हमें आ जाए ना हमारे रिलेशन में, तो वो नॉन रिफ्लेक्सिविटी कहलाएगा। ट्रांजिटिविटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ए और बी अगर रिलेशन में है, बी और सी भी रिलेशन में, तो ए और सी को भी होना पड़ेगा। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, लेट आई बी अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। वैसे तो हम लोग इंटीजर्स को z के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पर इन लोगों ने आई लिया है। ठीक है, तो एक कोई सेट आई है जो कि सारे के सारे इंटीजर्स यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 इसको कंसिडर करके बैठा है। ठीक है, लेट आर बी द रिलेशन इन आई, और इसी इंटीजर्स के सेट पे एक आर रिलेशन डिफाइन किया गया है सच दैट, अब आर की डेफिनेशन देखो, a comma b belongs to R if and only if a minus b is divisible by m, यानी a minus b divisible by m क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन, इसकी कंडीशन है मेरी, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, where m is a natural number and a comma b belongs to set of integers that is I is an equivalence relation on I। समझ रहे हो, हमारे पास एक सेट दे दिया इंटीजर्स का, m क्या है, नेचुरल नंबर्स दे दिए मेरे। अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें वही एलिमेंट्स आने चाहिए जो a माइनस बी, यानी पहले से अगर दूसरे को माइनस करके जो रिजल्ट आए ना, वो गिवन नेचुरल नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी डेफिनेशन को इन लोगों ने इस तरीके से लिखा कि ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी है, और ए बी किसको बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को, और ये कंडीशन हमें गिवन है। पहली कंडीशन क्या है, सिंस फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आई। अब हमें क्या प्रूव करके देना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर तो हमें पता चल गया, अब हम प्रूव करके देना है इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। हमें ये तीनों चीज़ें क्या करवा के देनी है, प्रूफ करवा के देनी है। हेयर आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, वेयर, चलो अब नेक्स्ट सिंस फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आई, ए माइनस ए क्या है, 0। अब
जीरो किसी भी नेचुरल नंबर के साथ क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो चलो कंडीशन सेटिस्फाई, यानी रिफ्लेक्सिव तो ये है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे, सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या होती है, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए। अब ए कॉमा बी की डेफिनेशन क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, ए कॉमा बी की डेफिनेशन क्या है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। अब बी कॉमा ए की क्या हो जाएगी, अब अगर मैं सपोज करूँ इसमें से एक नेगेटिव बाहर निकाल दो आप नेगेटिव, बी कॉमा ए हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, ये डेफिनेशन मेरी किसकी बन गई, बी कॉमा ए की ही डेफिनेशन बनी। इन्होंने क्या किया, इसमें से एक नेगेटिव बाहर निकाला है बस, ठीक है, अंदर तो वही है ए माइनस बी। अब अगर सपोज करो मेरे पास 4 है, क्या 4 है वो डिविजिबल बाय 2 है, बिल्कुल है। अगर मैं माइनस लगा दूं उसके आगे तो क्या ये डिविजिबल बाय 2 होगा, बिल्कुल होगा। तो इट मीन्स कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यही चीज़ यहाँ पे की हुई है इन्होंने। तो मतलब सिमेट्री की कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब आ जाओ ट्रांजिटिव की कंडीशन पे। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या बोलती है, ए कॉमा बी है वो आर को बिलोंग करता है और बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग करता है। हमें दिखाना है कि जो ए कॉमा सी है ना वो भी आर को बिलोंग करता है। अब डेफिनेशन लगाओ सबसे पहले तो रिलेशन की, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए माइनस बी है वो डिविजिबल बाय एम है, और सिमिलरली बी माइनस सी भी डिविजिबल बाय एम होगा। डन। अब डिविजिबल बाय एम है मतलब कोई ना कोई तो एक फैक्टर होगा ना जो उसको डिवाइड कर रहा है। अब जैसे इसकी बात करूँ मैं, ठीक है, अब यहाँ 2 की बजाय हम लोग लेते हैं, 4 की बजाय मैंने 6 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 3, यानी 6 क्या है 3 इंटू 2 ही है ना। तो इस हमें नहीं मालूम ना हमारे पास इंटीजर कौन सा और वो चीज़ क्या है, तो यहाँ पे 3 को हम लोगों ने क्या ले लिया, m ले लिया। m1 m2 के साथ हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिनोट करवा रहे हैं, मतलब सॉरी k1 और k2 के साथ डिनोट करवा रहे हैं। ठीक है गाइस, m नहीं k। ठीक है, तो इसी को k1 ले लिया और इसको यहाँ पे क्या ले लिया, k2 ले लिया। अब यहाँ पे k1 और k2 क्या है, कोई भी इंटीजर्स ही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये अब क्या करो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। ठीक है, अब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी सेम कैंसिल तो हो ही जाएंगे, बी वाले, तो क्या बचा, ए माइनस सी ही बचा ना पीछे मेरे पास। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड किया तो राइट हैंड साइड भी तो ऐड हो गई, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड में से m को क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया। अब k1 प्लस k2 को हम लोगों ने k के साथ डिनोट करवा दिया। ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको k ही लेना, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो मेरा a माइनस सी है वो किसको ए माइनस सी है, किसके साथ डिविजिबल है, m के साथ डिविजिबल हो गया। इट मीन्स ठीक है, k तो हम लोगों ने कांस्टेंट लिया था ना, तो इट मीन्स अब a माइनस सी है वो डिविजिबल है m के साथ। तो यही तो हमें प्रूफ करवाना था कि अगर, और इट मीन्स अब मेरा जो a माइनस सी है उसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में इस तरीके से लिखेंगे, और वो किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को कर रहा है। और यही तो मेरी कंडीशन है ट्रांजिटिविटी की। इट मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन को इस रिलेशन ने क्या किया है, सेटिस्फाई किया है। तो मतलब जो हमें पूछा गया था क्वेश्चन में वो चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करवा दी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक नोट है, इसको देखो, इफ़ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m, यानी कि अगर a माइनस बी m से डिविजिबल है बी, से दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। तो इसको बस मतलब ना इसको रिप्रेजेंट करवाने का ये वे है कि अगर a माइनस बी m से डिविजिबल है तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो a है वो कॉन्ग्रुएंट है b मॉडुलो m के। मतलब ये एक तरीके की कॉन्ग्रुएंसी की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। आपको ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे एक पॉइंट था जो मैंने एक्सप्लेन किया कि इसको लिखने का तरीका ये भी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं अपनी। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ द रियल नंबर आर। कहते हैं एक आर कोई रिलेशन है हमारा जो कि हमने किसके ऊपर डिफाइन करवाया, रियल नंबर्स के ऊपर। और अब ये मेरी डेफिनेशन दे दी इन्होंने रिलेशन की, मतलब हमारे रिलेशन में ये चीज़ है जो हमें देखनी है कि जो ए है वो बी से छोटा होना चाहिए या तो बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तब तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो मेरा आर है वो क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है किसके, रियल नंबर्स के ऊपर। अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की डेफिनेशन हम लोगों ने अभी देखी थी, क्या होती है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि एंटी सिमेट्रिक की एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी आगे उसको और क्लियर करवाने को, तो ये वो एग्जांपल है। हम लोग अब इसको देखते हैं। ठीक है, अब जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हमने सबसे पहले तो उसको रिलेशन की फॉर्म में लिखा। हम लोग कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन को डिफाइन करवाया है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है गाइस, जिसमें ए और बी ये मेरा ऑर्डर पेयर फॉर्म कर रहे हैं और ये किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या दी हुई है कि जो ए है वो बी से कम होना चाहिए या बी के इक्वल होना चाहिए। तो अब सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव पे आ जाओ, रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, खुद से खुद का रिलेशन डिफाइन करवाओ, तो मैंने ए का एलिमेंट ले लिया। अब ए है वो खुद के इक्वल तो होता है ना,
मतलब कंडीशन हमारे पास दो कंडीशन है, या तो ए है वो बी से कम है या ए है वो बी के इक्वल है। तो अब ए से कम तो नहीं हो सकता, बट ए के इक्वल तो है। इट मीन्स मेरी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई इस कंडीशन के रिलेशन के हिसाब से। अब आ जाओ एंटी सिमेट्री पे। अब ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं जो आर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब बी और ए भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो अगर डेफिनेशन लगाओ तो इट मीन्स अगर ए और बी है वो आर को बिलोंग कर रहा है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बी और ए है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ए है वो बी से कम है, बी ए से कम है, तो इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ए और बी। तो एंटी सिमेट्री की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आ जाओ अब नेक्स्ट क्या है, ट्रांसिटिविटी। ठीक है, अब ए और बी है वो आर को बिलोंग कर रहा है, बी और सी भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो अब इसका मतलब ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अगर ए है वो बी से कम है, बी सी से कम है, तो डेफिनेटली जो ए है वो सी से तो छोटा ही होगा ना, बड़ा तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया ना। इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी। तो डेफिनेटली ये क्या आ गया, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करवाना था। इट मीन्स मेरी जो ट्रांसिटिविटी की कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, एंटी सिमेट्री भी है, ट्रांसिटिव भी है। इट मीन्स ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को फॉर्म कर रहा है, उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मीन्स हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। ठीक है, हमने ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट आ जाओ दूसरी एग्जाम्पल पे। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड इन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब रिलेशन क्या है कि जो ए है वो लेस देन बी होना चाहिए। यहाँ पे तो था ए है वो लेस देन इक्वल्स टू बी होना चाहिए, यहाँ पे बोला कि इक्वल नहीं होना चाहिए, सिर्फ लेस होना चाहिए। शो दैट आर इज एन ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर्स कॉल्ड यूजुअल ऑर्डर रिलेशन। ऑर्डर रिलेशन भी हम लोगों ने देखा कौन सा होता है ऑर्डर रिलेशन, अगर वो कंपेरेबिलिटी, नॉन रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांसिटिविटी इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा। चलो सबसे पहले तो रिलेशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में लिख दो, उसकी डेफिनेशन को लिखो कि ए है वो लेस देन होना चाहिए बी को, फिर से सेट बिल्डर फॉर्म है। सबसे पहले कौन सी लेंगे, कंपैरेटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। ठीक है, अब ए और बी, सिंस फॉर एवरी ए है वो बी के इक्वल नहीं है, वी हैव आइदर या तो ए है वो बी से छोटा होगा या फिर बी है वो ए से छोटा हो जाएगा। ठीक है, दिस मीन अगर ए बी से छोटा हो जाए तो इट मीन्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर बी कॉमा बी छोटा हो जाए ए से तो इट मीन्स बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स ये कंपैरेटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मेरी। सिमिलरली नॉन रिफ्लेक्सिव, सिंस अब इन्होंने बोला कि ए है वो बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, खुद से खुद का रिलेशन, तो मतलब एक ही एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा। अब 1,1 सपोज एक ऑर्डर पेयर है मेरे पास, क्या मेरा 1 है वो 1 से छोटा हो सकता है? 1 के इक्वल हो सकता है, बट ना ही वो छोटा हो सकता है ना ही बड़ा हो सकता है। तो इट मीन्स अगर मैं ए ले लूँ तो ए में भी जो ए है वो खुद से तो छोटा नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे मेरी नॉन रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे तो ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इट मीन्स ए है वो हमारे रिलेशन में बिलोंग कर ही नहीं सकता। यही तो थी ना नॉन रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन की, जो हमारा खुद से खुद का रिलेशन है ना वो रिलेशन में आना ही नहीं चाहिए। तो हो गई नॉन रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई। अब आ जाओ ट्रांसिटिविटी, ये तो हम हर जगह ही प्रेजेंट है। ठीक है, ए कॉमा बी है, अगर वो आर को बिलोंग कर रहा है तो वो ए से लेस, ए है वो बी से लेस होगा। सिमिलरली अगर बी है, ठीक है, वो सी हमारी बी कॉमा सी है वो रिलेशन को बिलोंग कर रही है, तो जो बी है वो भी लेस होगा ना सी से। तो इट मीन्स अगर ए है वो बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो डेफिनेटली जो ए है वो भी तो सी से छोटा होएगा ही ना। ठीक है, तो अब अगर ए है वो सी से छोटा है तो ए कॉमा सी आर को बिलोंग करेगा, इन रिलेशन को बिलोंग करेगा मेरे। और ट्रांसिटिविटी की कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स अब ये मेरा कंपैरेटिव भी है, नॉन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसिटिव भी है, तो क्या फॉर्म कर गया, ऑर्डर रिलेशन फॉर्म कर गया ना रियल नंबर्स के ऊपर। आई होप आप सबको एग्जाम्पल 5 भी क्लियर होगा। ठीक है गाइज, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लासेस का। ये टॉपिक हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब तक जो भी लेक्चर हम लोगों ने किया, हम लोगों ने कई डेफिनेशंस डिस्कस की, फिर रिलेशंस के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ा और उनकी कई एग्जांपल्स भी देखी हम लोगों ने। ठीक है, तो अभी आपका काम क्या है, आपको इस लेक्चर को फिर से गो थ्रू करना है। ठीक है, एक बार फिर से समझ के देखो, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, ये सब आप पढ़ते ही आ रहे हो अभी तक। ठीक है, रिलेशन को बस डिफाइन करने के 4 स्टेप याद रख लेना। पहले तो सेट गिवन होना चाहिए, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ, उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट ले लो कोई भी, ठीक है, और उसको कर्ली ब्रेसिस में प्रेजेंट करवा दो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ठीक है गाइस, आई होप इतना पोर्शन आपको क्लियर होगा। अगर आपको मेरी
जो ये मेरा जो वे है पढ़ाने का अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और मैक्सिमम शेयर करो गाइस, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने MSc ग्रुप्स में इसको शेयर करो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। थैंक यू गाइस, सी यू सून।